नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और दिनों दिन मसालों का बाजार गर्म है। जीरा ऑल टाइम हाइस पर, हल्दी 13 साल की ऊंचाई पर और धनिया 5 महीने के हाइस पर काम कर रहा है। बाजार तेजी के पीछे फंडामेंटल्स की दुहाई दे रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है और क्या उत्पादन में गिरावट की आशंका है? सप्लाई में कमी वगैरह वगैरह कारण ही तेजी को ट्रिगर कर रहे हैं। इस तेजी के पीछे कितना हाथ यहाँ पर स्टॉकिस्ट का है और वो इन मसालों को कितना चढ़ा रहे हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है तो सरकार इन्हें रोजाना नहीं देखती है। आगे जाकर किस तरह का रुझान रह सकता है, किस तरह के प्राइसेस हैं, मौसम का क्या असर पड़ेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मसालों के संदर्भ में डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ हैं स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के डायरेक्टर वशिष्ठ झा, मनोहर शारदा फूड्स के डायरेक्टर हार्दिक सारदा, मियो ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह एंड एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आशा यही है कि अगले आधे घंटे में हम यहाँ पर काफ़ी हद तक ये आंकलन कर पाएंगे कि यहाँ से मसालों की ट्रैजेक्टरी कैसी रह सकती है। पुखराज जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और आजकल तो अगर हम मसाले चैनल पे बात करते हैं तो मसालों की बात तो होती ही है, मसालों पे अब लोगों ने कविताएं भी लिखनी शुरू कर दी हैं, पोइट्री है। इतना ज़्यादा ध्यान इस वक्त यहाँ पर मसालों में है और जिस तरह का इसने रिटर्न दिया है क्यों ना हो। लेकिन आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ओवरऑल सेक्टर में हमने यहाँ पर तेजी बनते हुए देखी है, कितना क्या देखते हैं आप इसे? मौसम का असर है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं ही, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी क्या है, स्टॉकिस्ट के पास कितना माल पड़ा हुआ है, क्या किसान भी धनवान हो रहा है? मनीषा जी, बहुत सारे सवाल आ गए आपके। जहाँ तक पोइट्री का सवाल है, इन्हें तो अभी साज के साथ में गाना चाहिए। इतना इस बार मसाला वालों ने जो नफा कमाया है, इनको तो गाना चाहिए। पोइट्री क्या करेंगे ये। दरअसल मनीषा जी, सभी जगह ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम बिगड़ा था, उसने सभी मसाला बाजारों को छुआ है कमोबेश। यदि धनिया को एक हम छोड़ दें, इसको न ले, तो आज जीरा है, सौंफ है, ईसब है या हल्दी है, हर बाजार तेज हुआ है और सभी फसलों को नुकसान पहुंचने से। और अभी इन दिनों में हल्दी में भी 15-20% का जो नुकसान बता रहे हैं और पिछले आंकलन में भी 15% का बता रहे हैं कि कमी आई है। तो उसकी वजह से हल्दी में भी ये जो 8,000 के आसपास चल रही थी, उसमें भी उछाल आना शुरू हो गया और 2-3 दिन से तो हम देख रहे हैं जबरदस्त उछाल आ रहा है। अब ये भी कारण बताया जा रहा है कि लगभग 60,000 से 1 लाख टन तक हल्दी का निर्यात भी होने लगा है। कोरोना के बाद से हल्दी का निर्यात बढ़ा है। सबसे पहले हम बात करें यदि जीरे की, तो जीरे की जो फसल वास्तव में 72 से 75 लाख बोरी की होनी चाहिए थी, वो सिमट के 50-52 लाख के आसपास रह गई है और खपत है वो 72 से 75 लाख की है। हालांकि महंगाई की वजह से हो सकता है 5-7%, 10% खपत में भी गिरावट आएगी, पर फिर भी इतनी कम रही फसल कि इसके भाव लगातार बढ़ते ही रहे। बीच बीच में स्पेकुलेशन की वजह से इसमें एक दिन ऊपर का सर्किट, एक दिन नीचे का सर्किट, तो वो तो धन बल से जो ये बाजार चला रहे थे उसका असर था कि एक दिन में 4% बढ़ता है, दूसरे दिन 4% घट जाता है, फिर तीसरे दिन 4% बढ़ता है। तो ऐसी गतिविधियां धन कमाने के लिए सट्टे में की जाती है, जो हमने इसमें देखी है। और अभी हल्दी भी उसी चाल पे चल रहा है। तो बाकी भी मसाले हैं, इसके पीछे पीछे सपोर्ट में धनिया भी मजबूत हुआ है। हालांकि धनिया की फसल अच्छी है और धनिया पर इन दिनों में सुना है कि धनिया का निर्यात भी हुआ है, तो कुछ आवाजें आ रही है कि रशिया से कुछ आयात भी हुआ है। तो मनीषा जी, कुल मिलाकर जो फसलें थी मसालों की, उन फसलों को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा, ये बात बिल्कुल सही है। और नुकसान की वजह से फसल कम हुई और फसल कम होने से तेजी की संभावना बनी। और तेजी की जब भी संभावना बनती है तो डोमेस्टिक में जो परचून स्टॉकिस्ट होता है, खुदरा जो दुकानों में 1-1 किलो सेल करता है, वो भी एक की जगह 5 बोरी मंगा के रखता है और नए स्टॉकिस्ट भी इसके अंदर आ जाते हैं, तो इसके भाव स्पीड से बढ़े हैं इसी वजह से। और यही एक कारण है कि ये बाजार स्पीड से बढ़ा है। पुखराज जी, एक और सवाल आपसे इससे पहले कि हम दूसरे गेस्ट के पास भी यहाँ पर जाएं। अगर ऑफ कोर्स कोई एक बहुत इसका कोई सही या गलत आंसर तो होता नहीं है, लेकिन एक ओपिनियन की यहाँ पर बात है कि अगर 100 रुपए यहाँ पर मसालों में बढ़े हैं, और मैं मसालों के नाम भी यहाँ पर नहीं लूंगी, लेकिन जीरा में यहाँ पर बहुत तेजी है, तो 100 रुपए में आप क्या कहेंगे, कितना फंडामेंटल है और कितना यहाँ पर स्पेकुलेशन भी एक गलत वर्ड है, लेकिन ऑफ कोर्स सभी ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ पर कमाई का मौका मिला, तो वो कितनी परसेंटेज होगी? मनीषा जी, यदि 100% की अपन बात करें
तो इसमें फंडामेंटल का हिस्सा 80% है, 20% हिस्सा है वो फंडामेंटल का नहीं है। 20% हिस्सा वो है कि फसल की कमी को देखकर जो नए स्टॉकिस्ट बने और जो डोमेस्टिक वालों ने भी अपने गोडाउन में माल रखा। मैं कल जीरा की दुकानों पे कुछ बात कर रहा था जो परचून सेल करते हैं, तो उनकी जैसे बिक्री है 1 बोरी की महीने की, तो उन्होंने 5 बोरी ले रखा है। तो ये इस तरह से भी ये 20% आप इसको भी मान सकते हैं। तो 80% तो तेजी है इसकी, वो सही है, और 20% तेजी है वो स्टॉक की है। पर इसमें ये देखना होगा कि जीरा के अंदर एक नई चीज शुरू हुई है कि कंटेनरों का काम होना शुरू हो गया था एक्सपोर्ट के। तो एक्सपोर्टर के कंटेनर एडवांस बिकते गए, बाजार बढ़ते गए, फिर एडवांस बिकते गए, फिर बाजार बढ़ते गए। तो इस तरह से इस बाजार की तेजी को थोड़ा अधिक बल मिला है, यानी इसको पुश जल्दी मिल गया जो धीरे मिलना चाहिए था, उसकी जगह जल्दी तेजी आ गई मनीषा जी। ऑल राइट, ऑफ कोर्स यहाँ पर फसल कम है और अभी भी काफी महीने बाकी हैं जहां पर जीरे की मांग यहाँ पर बरकरार रह सकती है, और ऑफ कोर्स लोग यहाँ पर होल्ड करके भी बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है जीरा नहीं है और अगर मांग निकल के आएगी तो उनकी मांग यहाँ पर बाजार में रहेगी। किशोर जी, आप कैसे देखते हैं जीरा को? और जैसे पुखराज जी कह रहे थे कि कविता नहीं गाना गाना चाहिए, तो ऊंझा के तो हाल ऐसे ही होंगे फिलहाल। बात है, इस बार फसलें वैसे कम ही थी और डिमांड अच्छी थी। स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट की डिमांड भी बढ़िया थी, डोमेस्टिक डिमांड भी थी, लेकिन आज की जो बाजार इस मार्केट में खड़ा है उसमें थोड़ी डिमांड की बहुत कमी है। एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं है अभी, और लोकल जो डिमांड है वो भी बहुत एकदम सुस्त है। फिर भी वायदा बाजार बढ़ रहा है, लेकिन हाजिर में डिमांड कम है। दूसरी बात ये थी कि मंडियों के अंदर जो अभी जो अराइवल आ रही है वो बहुत ही कम है। उनकी वजह से इस बार बाजार टिका हुआ है, अन्यथा बाजार यहाँ से गिर जाता। मेन ही आवकें नहीं बढ़ रही है, आवकें नहीं बढ़ने से बाजार खड़ा है इस मोमेंट पे। लेकिन आगे जाके जैसे अगस्त के अंदर 15 अगस्त के बाद इंडियन की जो डिमांड आती है वो डिमांड आएगी, तो वहां बाजार एक बार वापस मूवमेंट कर सकते हैं। किशोर जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज हर कमोडिटी में रहती है, वो है क्वालिटी को लेकर। तो हर कमोडिटी की काफी सारी वैरायटीज भी रहती हैं, तो आप कहेंगे सभी क्वालिटी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है? किस तरह का क्वालिटी का माल फिलहाल आ रहा है? एक्चुअली क्वालिटी डे बाय डे थोड़ी क्वालिटी तो हल्की हुई है। अच्छी क्वालिटी की बहुत डिमांड है, तो वो इसमें अंदर गैप बढ़ गया है। जो सीजन के अंदर जो माल आता था उसका और अभी जो माल आ रहा है उसके अंदर काफी फर्क है। करीबन 15 से 20 रुपए का डिफरेंस हो गया, जो पहले 5 रुपए का डिफरेंस होता था, क्योंकि अच्छी क्वालिटी बाजार में है ही नहीं है। और अच्छी क्वालिटी की जब भी डिमांड आएगी आगे जाके तो और इसका गैप बढ़ेगा। और हल्की जो एक्सपोर्ट जाती है हल्की क्वालिटी, उसके अंदर डिमांड नहीं है, तो उसका गैप नीचे जाएगी और ऊपर जाएगी। ये थोड़ा धीरे धीरे गैप बढ़ने वाली है। जैसे आपने कहा मांग फिलहाल नहीं है, एक्सपोर्ट की भी मांग फिलहाल यहाँ पर बाजार में नहीं है, तो अगर एक करेक्शन यहाँ से आती भी है अगर किशोर जी, तो कहां तक भाव यहाँ पर फिर नीचे टिकते हुए दिखेंगे? तो वो डिपेंड करेगा मैंने अराइवल के ऊपर, क्योंकि अराइवल जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक तो ये बाजार के ज्यादा गिरने नहीं देंगे, क्योंकि माल ही ऐसे कम है ना। जो इतनी डिमांड तो ही है बाजार के, जो लोकल जो डिमांड रहती है 3-4 हजार बोरी की, वो तो अभी है ही है, और माल भी इतना ही आ रहा है। जब तक दोनों में से यदि सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कम रहती है तो बाजार टूटेगा, यदि सप्लाई नहीं बढ़ती और डिमांड बढ़ती है तो बाजार बढ़ेगा। तो किशोर जी, आप कहेंगे कि बाजार भी अक्लमंद है, तो ज्यादा सप्लाईज फिलहाल बाजार में आएंगी भी नहीं? वो डिपेंड होगा, क्योंकि देखो अभी किसान लोग भी, फार्मर लोग सभी काम में जुटे हुए क्योंकि उनकी भी खेती होती है अभी। तो जैसे थोड़ा बहुत माल बचा है, वैसे भी स्टॉक बता रहे हैं अभी कम से कम 15 से 20 लाख बोरी अभी भी जीरा पड़ा है। तो आखिर वो जीरा आज ही तो कल बेचने के लिए तो मार्केट में आएगा। अब वो कब आता है उसके लिए लोग वेट कर रहे हैं। यदि नहीं बिका, नहीं आया, तो बाजार बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर इसमें थोड़ी बिकवाली आनी चाहिए और वहां बाजार थोड़ा गिरना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि 15 अगस्त तक तो यहाँ पर तेजी है ही, लेकिन आगे फेस्टिवल डिमांड कैसी रह सकती है और किस तरह की मांग है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक व्यू यहाँ पर हल्दी पर भी ले लेते हैं और हमारे साथ हार्दिक सारदा जी हैं। हार्दिक जी, पिछला 1 महीने का चार्ट देखें या 3 महीने का चार्ट देखें, हल्दी में जिस तरह की तेजी है, बाजार उसकी बातें भी कर रहा था। ऐसा पहले ही शुरू हो गया था कि जीरे की बारी चली रही है, लेकिन अगली बारी यहाँ पर हल्दी की है। जिस तरह के फंडामेंटल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए और उस तरह की तेजी भी हमने देखी है। पुखराज जी जैसे कह रहे थे 15 से 20% का नुकसान इस बार यहाँ पर फसल में बाजार लेकर चल रहा है। आप क्या देखते हैं वो नंबर, जो ये बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है, इसका आंकलन कैसे करेंगे? धन्यवाद मनीषा जी। यह सुवर्ण काल हल्दी की हिस्ट्री में है, जो ऐसे भाव हल्दी में आ रहे हैं। इसमें जीरे वाले जो हमारे साथी लोग हैं, इनकी भी विशेष कृपा मसालों के कारण से हल्दी वालों के ऊपर है कि सारे इन्वेस्टर आज हल्दी को, जीरा जो तेजी आई है, और हमारे सभी हल्दी व्यापारियों के लिए सुवर्ण काल आ रहा है। फंडामेंटल देखा जाए तो बीच में स्टार्टिंग में
बारिश गिरने से क्रॉप खराब हुआ था, बाद में बारिश कम गिरने से हल्दी बाजार बढ़ी, और अब सोइंग कम होने से हल्दी का बाजार यहाँ तेजी की रुख पकड़ा हुआ है। लेकिन सोइंग को अभी लगभग और भी अगस्त महीने तक तमिलनाडु और मराठवाड़ा में सोइंग का समय है, और कुछ कुछ किसान जो इतने बढ़िया भाव है, जो हिस्टोरिकल भाव है, तो सीड ढूंढ रहे और हल्दी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फंडामेंटल देखा जाए तो आज की तारीख में ऑल इंडिया का स्टॉक लगभग 65 से 70 लाख बोरी का होता है और है बाजार के अंदर, और पाइपलाइन में देखा जाए तो लगभग 30 लाख बोरी जयपुर, ग्वालियर, दिल्ली, रायपुर, कलकत्ता में है। तो लगभग आज भी जो स्टॉक देखा जाएगा तो लगभग 90 लाख से 1 करोड़ बोरी का अवेलेबल है, और यहाँ से खपत जो होने वाली है वो 30 से 35 लाख बोरी जनवरी तक होने वाली है। लेकिन पिछले 5 साल 7 साल का जो लॉस का माल है, जो 110, 125 जयपुर में पड़ा हुआ है, वो लोग अगर माल बेचने को आते हैं, और ऐसा जो सुवर्ण काल का जो भाव आया है, यहाँ अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो यहाँ पे इस मौके का हम सभी हल्दी के व्यापारी जरूर फायदा लेना चाहेंगे। आने वाली फसल जरूर कम है, लेकिन जो अप्रैल तक जो हमको सप्लाई चाहिए उससे भी ज्यादा सप्लाई है, और किसानों को अगर बढ़िया भाव भविष्य में मिलेंगे तो आने वाली फसल जिस प्रकार से भाव कम थे तो हमारी फसल कम हुई, जो आने वाली फसल अगर भाव बढ़िया रहेंगे तो अप्रैल के बाद किसान सोइंग के लिए भी अट्रैक्शन रहेगा। यह फ्यूचर मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट में डिमांड और सप्लाई के ऊपर अपनी तेजी मंदी देखी जाती है। तो आज डिमांड सप्लाई में पकड़ में है, जीरे के कारण से, फ्यूचर मार्केट के कारण से, क्रॉप सोइंग कम होने के कारण से, सारे अनुकूल वातावरण हल्दी में होने के कारण से यह तेजी आई है। यहाँ पे स्टॉकिस्ट किस प्रकार से अपना माल प्रॉफिट बुक करता है, उस पर आने वाली आगे की तेजी मंदी रहेगी, और अगस्त तक सोइंग के नंबर सारे आएंगे, और उसके बाद हम जरूर आगे की रणनीति तय करना जरूरी है। ऑलराइट, तो बुआई जरूर कम है लेकिन माल की अवेलेबिलिटी यहाँ पर पर्याप्त है, और अगर वो यहाँ पर आता है तो हल्दी में एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ क्लियरली बाजार ने इन करंट प्राइसेस को होल्ड करके रखा है। हमारे साथ स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बसिस झा भी हैं। मिस्टर झा, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज CNBC आवाज पर समय निकालने के लिए। क्लियरली जिस तरह से ये साल अब तक रहा है, कैलेंडर ईयर पूरा का पूरा मसालों की तरफ ही है, जिस तरह के प्राइस गेन्स हमने आते हुए देखे हैं। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मार्केट एज ऑफ नाउ, जिस तरह का प्राइस राइज है, एक्सपोर्ट के नंबर्स क्या अब यहाँ पर क्या आकलन है? देखिए, एक्सपोर्ट्स जो लास्ट 3 साल से जो ट्रेंड चल रहा है वो $4 बिलियन का है, कंप्राइजिंग ऑफ अराउंड 52 स्पाइसेस तो नोटिफाइड है, और इसमें मेजर स्पाइसेस जो मसाले जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो आपकी लाल मिर्ची है, फिर जीरा है, हल्दी है, और कोरिएंडर का भी जो है सो योगदान है, और उसके बाद बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स भी होते हैं स्पाइसेस के। और स्पाइसेस ये क्या है, ग्लोबल कमोडिटी है, ये सीमित सिर्फ इंडिया तक नहीं है, और इसमें जैसे काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, बहुत सारे मसाले आते हैं, और सारे दुनिया में जितने भी 200 के आसपास कंट्रीज हैं उसमें 180 कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ये ऑलमोस्ट 250 के डिफरेंट वेराइटीज में स्पाइसेस पूरी दुनिया में जाती है। तो ये 4 बिलियन की जो $, की जो मार्केट है वो लास्ट 3 साल से कांस्टेंट चल रही है, और इस साल जो है सो ज्यादा ग्रोथ करने की संभावना है, 4.5 लाख का जो है सो ग्रोथ मीट करने की संभावना है। और इसमें अभी फिलहाल ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ये नेक्स्ट 2000 मार्च तक चलेगा, 2024 तक, और उसके बाद फसल भी आएगी जो रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप में जो मेजर आपका जो आता है कमोडिटीज वगैरह वो तो सारी आएंगी, और संभावना जो है सो स्पाइसेस की तो बढ़िया है। एक्चुअली ये क्या है, स्पाइसेस की जो प्राइस राइज वगैरह है तो साइक्लिकल होती है, और फार्मर भी जो है डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटी वो थोड़ा जो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जैसे इसी बार क्या हुआ, जीरा जो है सो पिछले साल उनको सही दाम नहीं मिला तो सब्स्टिट्यूट हो गया मस्टर्ड की तरफ, सब्स्टिट्यूट हो गया दूसरे क्रॉप की तरफ, तो यहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा इफेक्ट हो गई थी। लेकिन ये जो है क्योंकि रुझान अभी जो प्राइस का जो बढ़िया मिल रहा है, तो ये रुझान ऐसी है कि नेक्स्ट क्रॉप जो है इसका काफी बेहतर रहेगा, प्रोडक्शन भी जो है रिवाइव हो जाएगी, चाहे आपका ये क्यूमिन में हो या कोरिएंडर तो भी स्टेबल ही है हाल में, इसका हो, और भी जो भी स्पाइसेस की मसाले की क्रॉप है तो स्लाइटली साइक्लिकल वे से इफेक्ट करता है, लेकिन स्टेबलाइज्ड है फिलहाल जी।
ऑल राइट, एब्सोल्युटली। किसान यहाँ पर ज्यादा समझदार है। जिस तरह के भाव उनको यहाँ पर फिलहाल देखने को मिले हैं, बुआई का इलाका क्लियरली हम यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ देखेंगे और ऐसा होता भी है। कम दाम मिले तो बुआई कम देखने को मिलती है, मांग निकल के अगर आती है तो उसका भी फायदा है। लेकिन जैसे आपने कहा, $4.5 बिलियन की ये मार्केट एक्सपोर्ट के हिसाब से इस बार यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकना चाहेंगे। ऑफकोर्स हमने बाजार की बात तो की ही, लेकिन आने वाला बचा हुआ 2023 कैसा रह सकता है, अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मसालों की और वशिष्ठ जी, ये सवाल आपसे है। और ऑफ कोर्स काफ़ी कमोडिटीज़ में, काफ़ी सेक्टर्स में मिलावट की और फेक की बातें यहाँ पर आते रहती हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीने में मसालों में ये इंसिडेंट्स कुछ ज़्यादा ही होते हुए नजर आए हैं। स्पाइसेस बोर्ड इन्हें कैसे देखता है? स्पाइसेस बोर्ड में ऐसा है कि जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं स्पाइसेस, इसमें हमने प्रोविजन मैंडेटरी टेस्टिंग का रखा हुआ है। जैसे आपके चिलीज में है, टर्मरिक में है, करी पाउडर्स में है, और भी सारे मसाले, जीरा में है। तो ये मैंडेटरी टेस्ट हमारा है इसमें, चाहे फिजिकल पैरामीटर्स हो, केमिकल पैरामीटर्स हो, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज का हो। तो ये मैंडेटरी जब हो जाता है तो आपको टेस्ट रिपोर्ट जब क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट्स आता है, तभी आप इसे निर्यात कर सकते हैं या बाहर के देशों में आप भेज सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड एक्चुअली जो एक्सपोर्ट्स में है इस तरह से, क्योंकि अभी तक तो इस तरह का कुछ ये नहीं आया है, लेकिन जो भी कुछ क्लियर नहीं होता है वो सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, वो आप भेज नहीं सकते हैं बाहर के देशों में। और जहां तक सवाल है डोमेस्टिक का, तो डोमेस्टिक में FSSAI जो है वो रेगुलेट करती है इसको। जी हाँ, ऑफ कोर्स रेगुलेशन के हिसाब से हमने रेट्स भी यहाँ पर आते हुए देखी हैं। काफी सारा कुछ यहाँ पर सीज भी हुआ है जो हमने FSI की तरफ से आता हुआ देखा है, लेकिन जस्ट दैट वो इंसिडेंट्स यहाँ पर ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आगे जाके भाव कैसे रह सकते हैं। तो हल्दी से शुरुआत करते हैं। हार्दिक जी, अच्छी खासी तेजी बन चुकी है 3 महीने में। जिस तरह का रिटर्न यहाँ पर हल्दी में आता हुआ देखा है, 13 साल के हाइज पर हल्दी ऑल टाइम हाइज पर जाने की बातें यहाँ पर। आने वाले 6 महीने बाकी के 2023 में आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? प्राइसेस में अपने देखा जाए तो लगभग अभी ऑल टाइम हाई पे प्राइस है। अब जो स्टॉकिस्ट की जो बिकवाली आएगी और डिमांड सप्लाई, लोगों ने जो पाइपलाइन में माल भरा हुआ है, अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में डिमांड आती है पिसाई वालों की या एक्सपोर्ट की डिमांड आती है, तो इसमें लगभग और एक आसमानी भाव लगभग 160 रुपए, 170 रुपए का भाव अक्टूबर और नवंबर में देखा जाता है। लेकिन ये सारा जो भी रहेगा प्राइसेस, ये अगस्त महीने के सोइंग रिपोर्ट के ऊपर, आने वाले मानसून के ऊपर और डिमांड सप्लाई के ऊपर। लेकिन जब ये जो भाव है हिस्टोरिकल भाव है और इसमें ऊंचे के जो ऊंचे भाव है उसमें सतर्क रहकर काम करना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट सतर्क होकर करना जरूरी है। एब्सोल्युटली। और अगर करेक्शन आती भी है तो नीचे के भाव क्या बनेंगे हार्दिक जी? नीचे के भाव अभी यहाँ पे नीचे का घर छूटते जा रहा है। 100 रुपए का घर अब लगभग छूट गया है, 10,000 के अंदर हल्दी आना अब आने वाले सीजन तक नामुमकिन है। ऑलराइट, यानी कि ऊपर हायर हाइज हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। किशोर जी, आप कैसे देखते हैं जीरे के भाव? क्योंकि यहाँ पर तो लोग भाव देते गए और वो बनते गए, और अब यहाँ पर जिस तरह के लेवल्स हैं, यहाँ पर आने वाले 2023 में अब क्या रेंज है? आगे जाके कुछ सप्लाई एंड डिमांड का गैप रहेगा मैम, क्योंकि आगे डिमांड कैसी बनती है कि भाव इतने हाई हो गए कि मतलब बादाम से भी ऊपर चले गए जीरे के भाव। अब आगे आना मतलब डिमांड कैसी रहती है उसके ऊपर भाव नक्की किया। लेकिन एक बात ऐसा लगता है, यदि सप्लाई कम रहती है तो जीरे के भाव 700 रुपए भी पहुंच सकते हैं मैम। डिपेंड रहेगा सप्लाई के ऊपर। ऑलराइट, जी हाँ जी, कहा ही जाता है जब तेजी आती है तो उसका कोई भाव नहीं होता, और वो क्लियरली हमने इस बार यहाँ पर मसालों में आता हुआ देखा। पुखराज जी, आप क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे इस बाजार को, क्या राय देंगे? ऑफ कोर्स कॉशन तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह की प्राइसेस है, जैसे लोगों ने माल पकड़ा है, अगर वो बाजार में आता है तो मुनाफा वसूली भी आ सकती है। किस तरह की होल्डिंग कैपेसिटीज हैं, आप क्या फंडामेंटल्स देखेंगे? मनीषा जी, देखिए, फंडामेंटल से पहले स्पेकुलेशन इतना भारी है कि रोजाना जैसे जीरा में 3-4 हजार की घटत बढ़त और हल्दी में भी 400-500 रुपए की घटत बढ़त। तो ये पहला तो ये ट्रेड ऐसा हो गया है कि इसके अंदर वही व्यक्ति करे ट्रेड जो इसमें पहले से शामिल है या जिसकी क्षमता है। क्षमता के बाहर इस ट्रेड को करना बहुत खतरनाक है। और जहां तक भावों की बात है, 2024 तो अभी बाद में आएगा, पर उससे पहले कितनी तेजी मंदी आएगी ये कह नहीं सकते। जब किसी चीज के नए भाव बनते हैं तो उसका ये पता नहीं रहता है कि इसके क्या भाव ऊपर के बन जाएंगे। जब गिरते हुए भाव होते हैं तब भी ये पता नहीं लगता कहाँ तक गिरेगा, जब बढ़ता हुआ होता है तब भी ये पता नहीं लगता कहाँ तक बढ़ेगा।
मनीषा जी, मुझे एकदम अच्छी तरह से एक बात आपकी याद आ गई। हम लोग 2011 में आप मेरे से पूछ रही थी ग्वार के बारे में, तो मैंने जब ग्वार बढ़ रहा तो मैंने कहा कुछ भी भाव हो सकते हैं, पर कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ग्वार 30,000 रुपए हो जाएगा। और वापस कभी ये नहीं सोचा था कि 30,000 वाला ग्वार 3,000 हो जाएगा। यही कुछ जीरा के साथ हो रहा है, यही कुछ हल्दी के साथ हो रहा है, और यही कुछ बाजार में अब ज्यादा होने वाला है, उठापटक ज्यादा रहने वाली है। और ये फंडामेंटल का साथ धीरे धीरे वायदा बाजार छोड़ रहा है। और मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि वायदा बाजार को हाजिर फॉलो कर रहा है, हाजिर को वायदा बाजार फॉलो नहीं कर रहा है मनीषा जी। इसलिए ये निश्चित है कि मंदी का ट्रेड नहीं रखना चाहिए, शॉर्ट सेल नहीं करनी चाहिए। भविष्य इसका फसलों को देखते हुए अच्छा लगता है, पर छोटी मोटी ये तो 5,000 की गिरावट है या 5,000 की बढ़त है, वो छोटी मोटी घटत बढ़त में आ गई है। इसलिए इसका ट्रेड सावधानी से करना चाहिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली। गुआर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और काफ़ी समय तक तो हम ये भी कहते रहे कि कमोडिटीज़ नेगेटिव में नहीं जाती, लेकिन कच्चे तेल ने वो भ्रम भी यहाँ पर तोड़ा। हमने कच्चे तेल को भी नेगेटिव में जाता हुआ देखा, और जिस तरह की तेज़ी मसालों में यहाँ पर इस साल में अब तक देखने को मिली है, चाहे वो 70, 80, 95% तक की बढ़त भी यहाँ पर कहीं कहीं है। तो जैसे आपने कहा कि एक कॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस ट्रेड में शामिल नहीं है, स्टेक होल्डर नहीं है, या फिर पहले से यहाँ पर आपकी पोजिशन नहीं है, तो शायद नई पोजिशन बनाने की भी जगह नहीं है। उठापटक काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, और वो कॉशन हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज यहाँ पर समय निकालने के लिए, मसालों में इतने डिटेल से बात भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ इजाजत का समय है। नमस्कार।